हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम ए.के. रामानुजन की फेमस पोएम ओबिचुअरी की समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसमें रामानुजन ने हमें एक बेटे के बारे में बताया है जो अपने पिता की मृत्यु के बारे में हमें बता रहा है। ओबिचुअरी का मतलब होता है एक नोटिस जिसमें किसी की मृत्यु के बारे में बताया जा रहा होता है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो पोएम है वो ए.के. रामानुजन की है, जो कि एक इंडियन राइटर थे और इसे पब्लिश किया गया था 1971 में। और जैसा मैंने आपको बताया कि ओबिचुअरी का मतलब होता है अ नोटिस ऑफ डेथ, मृत्यु का एक नोटिस जैसे किसी न्यूज़पेपर में छपवाया जाता है और उसमें उस व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी यानी शॉर्ट बायोग्राफी भी दी जाती है, यानी उसका जीवन कैसा था, उसने अपने लाइफ में क्या-क्या अचीव किया है, ये सब चीज़ें भी उसमें ओबिचुअरी में दी जाती हैं। तो ये जो ओबिचुअरी है वो एक फादर की है, एक पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार का क्या होता है, उन पर क्या बीतती है, इसके बारे में इस पोएम में डिस्कस किया गया है। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ हिज डेथ हैज़ अफेक्टेड हिज फैमिली। तो पोएट बता रहे हैं कि कैसे उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और उनके पिता ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ए.के. रामानुजन याद कर रहे हैं अपने पिता के बारे में और जब वो मरे थे, तो कैसे पूरी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। तो पोएम की जो ओपनिंग लाइन्स हैं वो बताती हैं कि कैसे पिता के मरने के बाद पिता अपने पीछे क्या-क्या छोड़कर गए हैं। एक ऐसी टेबल्स एक ऐसी टेबल जिस पे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं, जिस पे धूल जमा हुई है, यानी बहुत सारी ज़िम्मेदारी वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं। डेट्स यानी कि बहुत सारे कर्ज़े छोड़कर गए हैं एंड डॉटर्स यानी लड़कियों को छोड़कर गए हैं जिनकी शादियाँ होनी बाकी हैं। तो रामानुजन के टाइम पर जो लड़कियां थी उन्हें बोझ समझा जाता था परिवार पर और पिता की जिम्मेदारी होती थी लड़की की शादी करना, खूब सारा दहेज देना। अब क्योंकि पिता ही नहीं है तो ये जो जिम्मेदारी है वो पिता के बेटे के ऊपर, यानी जो सबसे बड़ा मेल होगा उस फैमिली का, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है। इसके अलावा एक बेड वेटिंग सन यानी कि शायद जो व्यक्ति मरा है उनका जो ग्रैंडसन है, यानी उनका जो पोता है वो अभी बहुत छोटा है। बेड वेटिंग यानी वो सुसु करता है बिस्तर में, इतना छोटा है। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं अब पिता की मृत्यु के बाद उस बड़े बेटे के ऊपर आ गई हैं। तो यहाँ पर रामानुजन बता रहे हैं एक मिडिल क्लास इंसान के बारे में जो एक बहुत ही मामूली ऑर्डिनरी किस्म की ज़िंदगी जीता है, जिसमें ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, बहुत सारी मुसीबतें और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो फादर जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया था और ज़्यादा प्रोडक्टिव वो नहीं रहे हैं। गर्ल चाइल्ड को बर्डन समझा जाता था और एक डेट से कम नहीं समझा जाता था, यानी कि एक कर्जे से कम नहीं समझा जाता था। और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं अब वो उस बेटे के ऊपर आ गई हैं क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई है। ही ऑल्सो लेफ्ट वन ओल्ड डिकेइंग हाउस दैट लेंट ऑन द कोकोनट ट्री थ्रू देयर ग्रोइंग ईयर्स। तो इसके अलावा जो पिता हैं वो एक पुराने से घर को भी छोड़कर गए हैं जो अब झुक रहा है पेड़ों के ऊपर, कोकोनट ट्री के ऊपर झुक रहा है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है। तो यहाँ पर ये जो पुराना घर है, डिटोरेटिंग हाउस है, वो एक मेटाफर है लाइफ का, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। जिंदगी के साथ कंपेयर किया गया है उस घर को, यानी जैसे वो घर गिर रहा है, डिटोरेट हो रहा है, पुराना हो गया है, उसी तरीके से जो लाइफ है, उन लोगों की जो लाइफ है वो भी डिटोरेट हो रही है, खराब हो रही है, गिर रही है। तो एक मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है वो यहाँ वहाँ से पैसे बोरो करती है और किसी तरीके से गुजारा करती है, ऐसा यहाँ पर पोएट बता रहे हैं। इसके बाद वो और कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि कैसे उनके जो फादर हैं जब उनका क्रिमेशन हुआ और उन्हें ले गए जलाने के लिए, तब उनके फादर कैसे जलने लगे और राख में कन्वर्ट हो गए और राख में ज्यादा कुछ फिर बचा नहीं, सिर्फ कुछ स्पाइनल बोन्स यानी रीढ़ की हड्डियां बची और आई कॉइन्स, आंखों पर रखे हुए सिक्के बचे। तो ये जो आंखों पर रखे हुए सिक्के हैं ये एक इंडियन ट्रेडिशन है जो खास तौर पर साउथ इंडियंस प्रैक्टिस करते हैं। और साउथ इंडिया के लोग जब कोई मर जाता है तो मरे हुए लोगों के
आंखों पर और उनके सर पर सिक्के रख देते हैं। तो पिता की जलने के बाद सिर्फ कुछ रीढ़ की हड्डियां और वो कॉइन्स ही बचे, ऐसा पोएट यहाँ पर बता रहे हैं। सो वो जो हाफ बर्न्ड स्पाइनल डिस्क जो बची, यानी कि जो स्पाइनल बोन्स रीढ़ की हड्डियां बची, उन्हें जो पंडित आया हुआ था उसने बच्चों को यानी उन लड़कों को कहा कि इनको उठाओ और इन्हें त्रिवेणी नदी में डाल दो। त्रिवेणी यानी जो संगम है तीन नदियों का, गंगा जमुना और सरस्वती का, उसमें इन हड्डियों को प्रवाहित कर दो, ऐसा पंडित ने कहा। तो हिंदू राइट्स के हिसाब से जो इंसान जिसकी मृत्यु हुई होती है उसकी हड्डियों को नदी में डाला जाता है। तो इस तरीके से पंडित ने कहा था। इसके बाद फिर पोएट बताते हैं कि कोई कॉन्स्पिशियस या टूम स्टोन एरेक्ट नहीं किया गया, यानी कि कोई भी इम्पोर्टेंट टूम स्टोन यानी पत्थर पिता की कब्र पर नहीं लगाया गया है, इसीलिए क्योंकि वो कोई अंग्रेज नहीं थे या वो कोई क्रिश्चियन नहीं थे कि उनके लिए कोई पत्थर लगाया जाता, या उन्होंने ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं किया था कि उनके लिए टूम स्टोन लगाया जाता। तो ऐसा कोई टूम स्टोन नहीं लगाया गया है जिसमें उसके पिता की बर्थ और डेथ की डेट्स लिखी हुई हैं या उन्होंने क्या अचीव किया ये कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लगाया गया है। तो इससे वो ये बताना चाह रहे हैं पोएट कि उसके पिता की जो बर्थ है या डेथ है ये कोई ज्यादा कॉन्सिक्वेंस यानी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। He is deemed so incapable that even his birth is a caesarean one for which he did not have to put in much effort. तो पोएट कहते हैं कि जो पिता हैं उनकी तो बर्थ भी बिना किसी एफर्ट के हुई थी, यानी वो एक सिजेरियन तरीके से, यानी माँ का पेट काटकर वो पैदा हुए थे, वो डायरेक्ट नॉर्मली वो पैदा नहीं हुए थे। तो इस तरीके से बर्थ के टाइम पे भी वो बड़े आराम से बाहर आ गए थे और उन्होंने उसके लिए भी कोई एफर्ट नहीं लिया था। तो यहाँ पर पोएट इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि उसके फादर ने ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं लिए, ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में। तो जैसे बर्थ हुई थी, डेथ भी उसी तरीके से बहुत ही आसानी से आ गई थी। जब वो फ्रूट मार्केट गए थे, मार्केट से कुछ सब्जी फल लेने के लिए, तब उन्हें हार्ट फेलियर हो गया था, यानी हार्ट अटैक आया जिसके कारण वो मर गए थे। ऑल ही गेन्ड इन हिज लाइफ वर्थ मेंशनिंग इज दैट ही मैनेज टू गेट 2 लाइन्स ऑफ ओबिचुअरी इंसर्टेड इन सम न्यूज़पेपर इन मद्रास। तो पोएट कहते हैं कि अगर उसके पिता ने कुछ अचीव किया है तो वो हैं बस वो 2 लाइनें जो उनके बारे में छपी थी किसी मद्रास के न्यूज़पेपर में। और ये जो न्यूज़पेपर था उसे किसी हॉकर को बेच दिया गया और हॉकर ने फिर उसे ग्रोसर को, यानी कि जो दुकान वाले होते हैं, उनको बेच दिया। और जो पोएट है वो अपने घर की जो चीजें हैं वो दुकान वाले से लिया करता था। तो ये सब वो चीजें इसीलिए बता रहा है, ये बताने के लिए कि उसके पिता ने कुछ भी अचीव नहीं किया। द ट्राइवलिटी ऑफ वॉट एवर द फादर हैज अचीव्ड, उसके फादर ने जो कुछ अचीव किया वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत कम है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पोएट कितना ज्यादा डिससेटिस्फाइड है अपने फादर से। तो उसके बाद फिर जो पोएट है वो बता रहा है कि किस तरीके से वो न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की कोशिश करता है, और जब भी कोई ग्रोसरी लेने जाता है दुकान, फिर चाहे वो नमक हो या गुड़ हो, तो जो ये चीजें हैं वो दुकान वाले उन्हीं न्यूज़पेपर्स में देते हैं, नमक, जैगरी या दूसरी ग्रोसरीज। तो जैसे ही उसे न्यूज़पेपर मिलता है पोएट को, वो तुरंत उस न्यूज़पेपर को खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि क्या पता उसे वो न्यूज़पेपर मिल जाए जिसमें उसके पिता की खबर छपी है। तो उसे ऐसा लगता है कि यही उसके पिता का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उनकी मौत का जो समाचार है, ओबिचुअरी है, वो एक न्यूज़पेपर में छप गई है। सो इसी कारण से वो उन न्यूज़पेपर्स को पढ़ता है जो उसे ग्रोसर के पास से मिलते हैं, जिसमें ग्रोसर कोई चीज बांध कर देखता है देता है, ताकि वो अपने पिता की ओबिचुअरी उसमें ढूंढ सके। अब चलिए हम लोग इस पोएम के एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पोएम की जो मेन थीम है वो यही है कि पिता के मरने के बाद जो सन है यानी स्पीकर है, वो और उसके परिवार पर क्या बीतती है। तो बहुत ही डिटेल में पोएट बता रहा है कि कैसे एक पेट्रियार्कल फैमिली, एक ऐसा परिवार जहाँ पर पिता ही हेड था, वो हेड के मरने के बाद उस फैमिली का क्या हुआ। द इनहेरिटेंस हिज फादर लीव्स बिहाइंड इज यूजलेस। तो पोएट बता रहा है कि कैसे पिता अपने पीछे जो कुछ भी छोड़ कर गए हैं वो एकदम यूजलेस है, क्योंकि वो एसेट्स यानी कुछ चीजें
तो क्या ही छोड़ेंगे, वो कर्जे ज्यादा ज्यादा छोड़ गए हैं, लाइबिलिटीज ज्यादा छोड़ गए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पोएट एकदम ही डिससेटिस्फाइड है अपने फादर से। दो हिज फादर सीम टू हैव बीन एन अथॉरिटेटिव फिगर when he was alive, after death he is portrayed as a weak person। तो पोएट दिखा रहा है कि कैसे जब फादर जिंदा थे तो वो बहुत ही एक अथॉरिटेटिव या पावर दिखाने वाले इंसान थे, लेकिन मौत के बाद वो एक वीक पर्सन हो गए। द पोएम ऑल्सो हाईलाइट्स द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन। इसके अलावा पोएम ये भी दिखा रही है कि कैसे उस फादर और सन की जो रिलेशनशिप थी वो एक आइडियल रिलेशनशिप नहीं थी, वो एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। और इसीलिए जो स्पीकर है यानी पोएट, वो पिता की मौत पर कोई ज्यादा दुख या गम नहीं दिखा रहा है। द स्पीकर सीम्स क्वाइट कंटेम्प्टस ऑफ हिज फादर। इनफैक्ट पूरी पोएम में जो स्पीकर है वो अपने फादर की काफी बुराई करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसे अपने पिता की मृत्यु से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। द स्पीकर ऑल्सो मेक्स इट क्लियर दैट ही परफॉर्म द लास्ट राइट्स फॉर द नेम सेक एंड नॉट आउट ऑफ अफेक्शन। तो स्पीकर क्लियर कर रहा है कि जो भी चीजें उसने की, जो भी लास्ट राइट्स, जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, वो इसीलिए किया क्योंकि उसे बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, बस नेम सेक के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि उसे अपने पिता के लिए मन में अफेक्शन था। सो यहीं पर ये जो पोएम है इसकी समरी और एनालिसिस खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।